आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। उसका एकदम आसान भाषा में, जितने आसान भाषा में हो सकता है उतने आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। लाइन बाय लाइन तो हम उस चैप्टर का नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आपको हम शॉर्टकट में समझाएंगे ताकि आप लोगों के बिहार मोड में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग एक बार अगर ध्यान से इस चैप्टर को देख लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेखक परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से चल करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए हमारा चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत है, जो कि हमारा एक ललित निबंध है, ठीक है। क्या है? ललित निबंध है। और कभी कभी ऑप्शन में ललित निबंध नहीं देता है तो निबंध देता है, तो आप लोग निबंध भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये है क्या? तो ललित निबंध है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को निबंध और ललित निबंध दोनों मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है ललित निबंध और निबंध दोनों मिलेगा तो आप लोगों को ललित निबंध लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले लेखक परिचय में चलते हैं, ठीक है। देखिए बातचीत जो हमारा चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे कौन? इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। देखिए हमारे इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। और इनका निधन कब हुआ है? तो इनका निधन देखिए कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका क्या हुआ? निधन हुआ है। इनका निवास स्थान देखिए, निवास स्थान कहाँ पे है? इलाहाबाद। जो कि इलाहाबाद को अभी जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है? तो अब जो है इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? तो वो हमारा है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो कि अब नाम इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा माता और यहाँ पे क्या है? पिता का नाम है। तो माता का नाम क्या है? माता का नाम है, इनके माता का नाम है पार्वती देवी। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का नाम है पार्वती देवी और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और ये जो बेनी प्रसाद भट्ट हैं, इनके पिताजी ये क्या थे? ये एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। देखिए यहाँ पे है, ये क्या थे? व्यापारी थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या है? आगे यहाँ से साहित्य काल क्या दिया गया है? साहित्य काल के बारे में दिया गया है कि साहित्य काल वे आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। यानी आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के कवि हैं, किस काल के लेखक हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग से अगर पूछेगा कि किस युग के लेखक हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रमुख रचनाएं और उपलब्धियाँ क्या है? प्रमुख रचनाएं क्या है? सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। संपादन क्या है? उन्होंने उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी उन्होंने जो है, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक, क्या है? हिंदी प्रदीप नामक, यहाँ पे देखिए क्या है हमारा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन 1877 से शुरू किया था। कब शुरू किया? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन 1877 से शुरू किया। और इसे कब तक? 33 वर्षों तक। कब तक चलाते रहे इसे? जो है कब तक चलाते रहे? तो इसे जो है हमारे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कब तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। यानी आप लोगों से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, तो कौन सा हो जाएगा? हिंदी प्रदीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। और कब से शुरू किए थे? तो 1877 से, ठीक है। और कितने वर्षों तक चलाए थे? तो 33 वर्षों तक चलाए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है? निबंध। निबंध के बारे में उन्होंने लगभग 1000 निबंध, कितने निबंध? उन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें से कितने? 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उनके निबंधों का संग्रह किस नाम से? तो भट्ट निबंध माला के नाम से क्या है? प्रकाशित है, ठीक है। किस नाम से प्रकाशित है? तो भट्ट निबंध माला के नाम से उनका जो निबंध का संग्रह है वो क्या है? प्रकाशित है, ठीक है। उसके बाद चलिए हमारा यहाँ पे क्या है? उपन्यास। क्या है? उसके बाद हमारा आता है कौन सा? उपन्यास आता है, ठीक है। तो उपन्यास में क्या है? देखिए उपन्यास में रहस्य कथा है,
नूतन ब्रह्मचारी है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी को देखिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उपन्यास में आता है कौन सा है, उपन्यास में आ रहा है नूतन ब्रह्मचारी। ये 100 अजान 1 सुजान, इसको भी ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। गुप्तबैरी हो गया, रसातल यात्रा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रसातल यात्रा हो गया। उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी हो गया, सद्भाव का अभाव हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का नूतन ब्रह्मचारी, और एक है 100 अजान 1 सुजान। इन सुनों को याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद है नाटक। क्या है, नाटक में है पद्मावती। नाटक में क्या है, पद्मावती है, कीर्तार्जुनीय है। उसके बाद क्या है, वेणी संहार है। उसके बाद क्या है, शिशुपाल वध है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिशुपाल वध है। उसके बाद क्या है, नल दमयंती है। उसके बाद क्या है, शिक्षादान है। ये सारा चीज़ का क्या है, नाटक है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखना है पद्मावती को, और उसके बाद किसको याद रखना है, शिशुपाल वध को याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आप लोग ज़्यादा याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इतना हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं विशेष में। देखिए क्या है, विशेष में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। विशेष में बस थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है कि विशेष में बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी बालकृष्ण भट्ट को क्या है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में गिना जाता है। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना जितना आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है ना, जितना आप लोगों को लेखक परिचय में इसमें पढ़ाए हैं उतना काफ़ी आप लोगों के, ठीक है ना। इतना देख लीजिएगा, इसमें इससे ज़्यादा लेखक परिचय में कुछ भी नहीं आएगा। अगर इतना आप लोग लेखक परिचय को पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरा पे। अब यहाँ से जो है बातचीत जो हमारा है चैप्टर, वहाँ से लाइन बाय लाइन जो है उसको हम लाइन बाय लाइन तो नहीं देखेंगे, लेकिन जितना देख लेंगे ना सारांश के रूप में देखेंगे। और सारांश के रूप में इतने अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन करके लाए हैं इसको कि अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। वहाँ जो हम लेखक परिचय भी बताए थे उस लेखक परिचय को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उतना पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि बातचीत चैप्टर से हमने इसको निकाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रमुख बिंदु और कुछ मतलब सारांश भी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं वाक शक्ति। वाक शक्ति का क्या है, महत्व क्या है, वाक शक्ति का क्या है, महत्व है। वाक शक्ति का महत्व क्या है, देखिए तो वाक शक्ति का क्या है, महत्व। लेखक बालकृष्ण भट्ट, क्या लिखा गया है, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक शक्ति, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। क्या बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो ना जाने इस सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि वाक शक्ति मतलब क्या होगा, वाक शक्ति मतलब हुआ बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति, ठीक है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पता ही नहीं रहता है कि इस सृष्टि का होता क्या, ठीक है ना। सभी एकदम गूंगा प्रतीत होता, एक तरफ से जाके कोना में बैठल रहता, ठीक है ना। और क्या होता कि ये जो है किसी से कोई बात नहीं कर पाता, किसी से अपना हाल चाल नहीं बताता, किसी को कुछ होता तो किसी से नहीं कहा सुन पाता, ठीक है ना, अगर वाक शक्ति नहीं होती। तो लेखक यही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए इसमें देखिए हमारा क्या है, भाषण और बातचीत में क्या अंतर है। भाषण और बातचीत में अंतर क्या है, सो देखिए आप लोग, भाषण और बातचीत में क्या अंतर है। भाषण क्या लिखा गया है, भाषण में व्यक्ति बहुत संभल कर क्या है, भाषण में व्यक्ति बहुत संभल कर बोलता है और तालियां बटोरने की कोशिश करता है। भाषण में व्यक्ति बहुत संभल कर बोलता है और तालियां बटोरने की कोशिश करता है। जबकि बातचीत में क्या है, जबकि बातचीत मन बहलाने का क्या है, एक सरल तरीका, ठीक है। जब आप लोग भाषण सुनते होइएगा कि वहाँ पे ऐसा ऐसा बात बोला जाता है ताकि क्या हो कि ताली बजे, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होता है कि ताली बजने के लिए कुछ ऐसा ऐसा बात ही बोला जाता है, ठीक है। और लेकिन बातचीत में क्या होता है, बातचीत बस अपने मन को हल्का करने के लिए, ठीक है ना, मन बहलाने के लिए क्या करते हैं हम, मन को रमाने के लिए क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं, ठीक है। भाषण और बातचीत में बस यही अंतर है, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद यहाँ से चलते हैं हम कि बातचीत के लाभ। अब बातचीत करने से लाभ क्या होता है, देखिए बातचीत करने से क्या लाभ होता है, एक बार हम देख लेते हैं कि बातचीत करने से हमारा लाभ क्या है। तो बातचीत करने से लाभ क्या होता है, जिस प्रकार जीवन के लिए खाना पीना, क्या लिखा है, जिस प्रकार जीवन के लिए खाना पीना और घूमना जरूरी है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत
महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आप लोग को जीवन जीने के लिए क्या होता है, खाना पीना की ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, खाना पीना का ज़रूरत पड़ता है और घूमना पड़ता है, घूमना भी ज़रूरी है, उसी प्रकार बातचीत करना भी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, इसमें यानी कि इससे क्या होता है कि इससे जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब आप लोग बातचीत करते हैं तो आपका मन कैसा होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, लेखक के अनुसार जिन्हें बातचीत की लत लग जाती है वे इसके लिए खाना पीना तक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेखक बता रहे हैं कि अगर किसी को जो है बातचीत की लत लग जाती है तो वो जो है खाना पीना भी छोड़ देते हैं बातचीत करने के चक्कर में। ठीक है, बातचीत करने के लिए वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है हमारा। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ बात दिया गया है कि विद्वानों के मत हैं। क्या है, विद्वानों के मत। अब कौन से विद्वान क्या कहें बातचीत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्या, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। आप लोग जानते होंगे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। तो उन्हें जो है रॉबिन्सन क्रूसो, उन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं वो जो है 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। ठीक है ना, जब उन्होंने पहली बार फ्राइडे के मुख से बात सुनी। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से बात सुनी थी, फ्राइडे के मुख से। तब उन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे क्या है, तब उन्होंने मानव बोली का क्या है, मानव बोली का महत्व समझा। मतलब ये यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का आवाज़ सुना ही नहीं था। ठीक है ना, और जब सबसे पहला बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने, तब उनको लगा कि मानव के यानी कि मनुष्य के बोली का क्या महत्व होता है, मनुष्य के बोली में क्या मिठास होता है, कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है बोली सुनकर मनुष्य का। ठीक है, सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी और रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का आवाज़ सुनने को नहीं मिला था। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे जो हमारे क्या हैं विद्वान हैं उनका देखिए। बेन जॉनसन के द्वारा बातचीत के बारे में क्या कहा गया है, तो बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है, इनका मानना है कि इनका बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही, कि क्या करने से, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोलने से क्या बोल रहे हैं, अगर कोई मनुष्य जो है बोलेगा ही नहीं और उसका मन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके मन में क्या सारा चीज़ चलता है, ठीक है ना, सारा चीज़ उसके बोली से ही। जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक उसके चरित्र का, उसके मन का स्वभाव कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब ही मनुष्य बोलता है तो उसका सारा चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो यही बेन जॉनसन यही बता रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे क्या है, तीसरा हमारा क्या है, एडिसन का मत क्या है बातचीत के बारे में। देखिए एडिसन का मत क्या है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत, क्या बोल रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। किसका मत है, एडिसन का मत है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि असल बातचीत, जो असली बातचीत होता है, जो मन को खोल कर बात है, एकदम अच्छे तरीके से जो बात होता है, वो कितने व्यक्ति के बीच, सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होता है। दो से ज़्यादा होने पर बातचीत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे क्या, कि जब दो लोग होते हैं तभी वे अपना दिल क्या करते हैं, खोलकर एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। जब दो लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, जब दो लोग होते हैं तभी करते हैं। ठीक है ना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर बात करते हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं, मन लगा कर बात करते हैं। लेकिन दो से ज़्यादा होने पर क्या होता है, बातचीत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो एडिसन का मत था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। बेन जॉनसन का मत था बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है बातचीत के विभिन्न प्रकार। अब बातचीत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, मतलब कि किसके किसके बीच कैसा कैसा बात होता है, वो सारा चीज़ अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 3 व्यक्तियों के बीच बात, यानी कि 3 व्यक्ति के बीच जो बात होता है वो कैसा होता है। यहाँ जो है बातचीत का स्तर गिर जाता है। ठीक है ना, मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो क्या होता है, बातचीत का स्तर गिर जाता है। जब क्या होता है, जब दो लोग बात करते हैं तो अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब भी 3 लोग आ जाते हैं तो बातचीत का स्तर गिर जाता है और वह केवल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी रह जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही बस बात करते रहते हैं। ठीक है ना, औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है,
उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है, देखिए 4 से अधिक व्यक्ति, जब 4 से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तब इसमें केवल राम रमौल, राम रमौल कहने का मतलब हंसी मजाक वाला बात होता है, कोई अच्छा तरीक़ा से बात नहीं होता है जब 4 से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तब। अब देखिए दो बूढ़ों के बीच क्या बात होता है, दो दो जो बूढ़ा होता है उसके बीच क्या बात होता है, तो दो बूढ़ों के बीच बात होता है हमारा, देखिए क्या है, इसमें अक्सर ज़माने की शिकायत और इसमें अक्सर जो है, इसमें अक्सर ज़माने की शिकायत और बाबा आदम के समय की कहानियाँ चलती है, ठीक है ना। यानी क्या होता है, जब दो बूढ़ा बूढ़ा जो होता है, जब दो बूढ़ों के बीच बात होता है तो अक्सर ही ज़माना का शिकायत करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम अपने ज़माने में ऐसे थे वैसे थे, ठीक है ना। और बहुत सारी क्या करते हैं, अ, अ, इसमें अलग अलग तरीके क्या क्या करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं हम अपने ज़माने में ऐसे थे वैसे थे, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, दो बूढ़ियों की बातचीत। दो बूढ़ियों की बातचीत में क्या है, यह अक्सर बहू बेटी की गिला शिकवा शिकायत पर आधारित होता है। यानी कि जो दो जो बुढ़िया होता है वो जो आपस में बात करती है, वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करती है, बहू बेटे की, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी सारा काम करती है, बहू बैठी रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या करती है, शिकायत करने पे लगी रहती है, ठीक है ना। जब दो बुढ़ियों की बातचीत होता है और दोनों बुढ़िया वही बात करते करते आपस में लड़ भी जाती है, ठीक, इस तरीके से भी होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा क्या, दो सहेलियों की बातचीत। क्या है हमारा, इसके बाद आता है हमारा दो सहेलियों की बातचीत। क्या है, दो सहेलियों की बातचीत। दो सहेलियों की बातचीत क्या क्या होता है, इसका जायका ही निराला और मधुर होता है। जायका निराला मधुर खाने का मतलब क्या हुआ, कि ये जो है इस तरीके से बात करते हैं कि अब इसका बात जो है यही जाने, ठीक है ना, इसका बात यही जाने कि किस तरीके से बात करते हैं, कि इसको सुनकर क्या होता है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि रस का समुद्र उमड़ा चला आता है, ठीक है ना। मतलब इसके बात को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं दो सहेली, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्या है, इसके बाद आता है हमारा स्कूल के लड़कों की बातचीत। जो स्कूल के लड़के होते हैं उनके बीच कैसा बात होता है, तो उनके बीच देखिए इसमें क्या है, इसमें अपने उस्ताद की शिकायत, ठीक है ना, शिकायत और तारीफ़ और अपने दोस्तों के गुण अवगुण की चर्चा होती है, ठीक है। गुण अवगुण कहने का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब है कि स्कूल के लड़कों, देखिए स्कूल के लड़कों की जो बात होती है, हो सकता है कि अपने टीचर जो उनको पढ़ाते हैं उनके बारे में बात करें कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई लड़का अगर उनके क्लास में बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बोलेगा कि वो जो है बहुत ज़्यादा क्या है, तेज़ है, इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके हम इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ हमारा यहाँ पे क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में क्या बताया गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लेखक बताते हैं, क्या बताते हैं, लेखक क्या बताते हैं, कि यूरोप के लोगों में, कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक विशेष कला है, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक विशेष कला है, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें इसमें इतनी चतुराई के साथ कि इसमें इतनी चतुराई से बातें की जाती है जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है। इसमें इतनी चतुराई के साथ बात किया जाता है जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब सीधा अगर पूछेगा, क्वेश्चन भी आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने की कला है, जिसमें इतनी चतुराई के साथ बात किया जाता है कि कान को सुनकर जो है अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, निष्कर्ष क्या है, ठीक है ना। लास्ट में सबसे ज़्यादा निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष आप लोग देख लीजिएगा, कि अंततः लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, अंततः जो है लेखक क्या कहते हैं, अंततः लेखक कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि जिसे हम अपने आप से बात कर सकें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे अपने आप से बातचीत कर सकें। स्वयं से बातचीत करना, ठीक है, क्या है, स्वयं से बातचीत करना, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका और सर्वोच्च तरीका है। मतलब लेखक बता रहे हैं, अंत में लेखक ये बताते हैं कि हम अपने अंदर ऐसा ऐसा शक्ति डेवलप कर लें, ऐसा शक्ति विकसित कर दें, ताकि हम स्वयं से बातचीत कर लें, ताकि हमको जो है किसी के यहाँ जाना ना पड़े, किसी से बात करने की लत ना लगे। जब हम स्वयं से बात कर लेंगे तो हमको जो है किसी का लत नहीं लगेगा, और ना ही किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो यही निष्कर्ष देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा तभी लाइक कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक मत कीजिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।
अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कमेंट में पिन कर दूंगा, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है उसका, ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो हम पढ़ाए हैं उसी में से एक क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।